इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी इन दी प्री इंडिपेंडेंस टाइम। सबसे पहले देखिए क्या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, दैट इज व्हाट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी विच लेड टू व्हाट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मैं समझा रहा हूं, देयर वाज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी विच लेड टू व्हाट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए आज के दिन ना सोचिए मुझको कुछ गुड्स ना एक्सपोर्ट करना है यूएसए, मुझको कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करना है यूएसए, तो मुझको ना गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को ना एक्सपोर्ट टैक्स एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इससे इंडिया का जो ट्रेजर है, इंडिया का जो ट्रेजरी है, खजाना है, वो डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ेगा। सो इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, आई एम सपोज टू पे अ टैक्स कॉल्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी टू द इंडियन गवर्नमेंट, ताकि इंडियन गवर्नमेंट की ट्रेजरी क्या हो, बढ़े। मोरओवर अगर मुझको कुछ गुड्स यूएसए से खरीदना भी है ना, तो अगेन मुझको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। तो मैं कोई भी फॉरेन कंट्री से ट्रेड करूं, वेदर मैं बेचूं या खरीदूं, बेचना विल बी एक्सपोर्ट, खरीदना विल बी व्हाट, इंपोर्ट। मुझको इंडियन गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से, ताकि इंडियन ट्रेजरी में कुछ पैसे आए एंड दैट इज यूज्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पब्लिक। लेकिन देखो 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती थी ना, ब्रिटेन, अपने ने बात की थी ना, तो उस पे कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडिया पे इंडियन गवर्नमेंट जो भी रूल कर रहा हो इंडियन गवर्नमेंट के नाम पे नहीं आता था। तो उन लोग जो भी रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे उस पे कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे। एंड मोर ओवर जो अपने ने रॉ मटेरियल्स वहां भेजा था उससे उन लोग क्या बनाते थे, फिनिश गुड्स। तो वो फिनिश गुड्स वापस से कहां पे लेके आते थे, इंडिया, दैट इज इंपोर्टिंग, दैट इज व्हाट इंपोर्टिंग। तो उस पे भी कोई भी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे। तो इससे क्या होता था कि इंडियन गवर्नमेंट का खजाना बहुत ही कम हो जाता था, इंडियन खजाना क्या हो जाता था, बहुत ही कम हो जाता था। एंड ऑल दी बेनिफिट्स वर रीप्ड बाय हुम, दी ब्रिटिशर्स। लेकिन मैंने बोला था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड फेमस। तो जब ये मैन्युफैक्चरर्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व थे, इन लोग जब भी एक्सपोर्ट करना चाहते थे ना, तब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी ब्रिटिशर्स थे, दे वुड चार्ज वेरी हाई व्हाट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन व्हाट हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर्स थे उन लोग एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि वर्ल्ड फेमस गुड्स बनाते थे, क्वालिटी गुड्स बनाते थे। तब क्या करती थी ब्रिटिश, बहुत हाई टैक्स इन मैन्युफैक्चरर्स पे लेवी करती थी, जिसके कारण इनके गुड्स बहुत महंगे हो जाते थे अब्रॉड। अब्रॉड क्या हो जाते हैं, बहुत महंगे। एंड वो धीरे धीरे बिकना स्टॉप हो गया, वो धीरे धीरे बिकना क्या हो गया, स्टॉप हो गया। एंड अगेन दे बिकेम व्हाट, अनएम्प्लॉयड, दे बिकेम व्हाट, अनएम्प्लॉयड। तो जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज वगैरह क्या कर दी, बंद कर दी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होता है जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कोई भी कंट्री पे सेट होती है। जब वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सेटअप बंद होना स्टार्ट हो जाता है, देन वी टर्म इट एज व्हाट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो फाइनल टाइम ब्रिटिश जो भी रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे उस पर कोई टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे। वहां से जो भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता था इन इंडिया, उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स नहीं देते थे। लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, उनके गुड्स जब भी एक्सपोर्ट होते थे तो वो चार्ज वेरी हाई टैक्स। इसके कारण क्या हुआ, दो प्रॉब्लम, दो नुकसान हो गया। एक तो इंडियन गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी थी वो बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व थे, दे कुडंट सेल दे प्रोडक्ट्स अब्रॉड। सो उनकी जो भी फैक्ट्रीज वो क्या होना स्टार्ट हो गई, बंद होना स्टार्ट हो गई। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। तो ब्रिटिशर्स के लिए अलग टैक्स पॉलिसी थी एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग टैक्स पॉलिसी थी। एंड टैक्स पॉलिसी वाज इन फेवर ऑफ होम, ब्रिटिशर्स। एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, द क्लोजर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरा देखिए, कंपटीशन फ्रॉम मशीन। ब्रिटिशर्स तो बहुत चीपली क्या ले जाते थे, रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले जाते थे, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी दैट वाज वेरी वेरी लो। एंड वही गुड्स उन लोग कहाँ पे ला के बेचते थे, इंडिया में बेचते थे। एंड दे कुड इजिली कीप अ प्राइस बिलो दी व्हाट, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। तो उन लोग जो भी रॉ मटेरियल्स ले जाते थे, उससे जो भी फिनिश गुड्स बनता था, दे वुड ब्रिंग बैक इन इंडिया एंड दे वुड कीप सच अ प्राइस which was lower compared to what the selling price of the Indian manufacturers. So definitely the competition was again in favor of Britishers.
तो जो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनका प्रोडक्ट फिर से बिकना क्या हो गया, स्टॉप हो गया, एंड स्लोली दे स्टार्टेड शटिंग डाउन देयर फैक्ट्रीज। तीसरा, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। देखिए आज भी अपने क्या करते हैं, वेस्टर्न फैशन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मिमिक करते हैं। तो उस वक्त भी यही होता था। वहां पे तो ब्रिटिश में तो ब्रिटेन में तो क्या हो चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। वहां पे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह बढ़ गई थी। तो वहां पे फैशन वगैरह क्या हो गए थे, ट्रेंड पे हो गए थे। तो इंडियन पब्लिक ऑल्सो स्टार्टेड व्हाट, कॉपिंग दैट ट्रेंड। तो उन लोग क्या करते थे, अगेन इंडियन गुड्स बाई नहीं करते थे, रादर ब्रिटिशर गुड्स को क्या करते थे, बाई करते थे। तो अगेन इंडियन गुड्स की डिमांड तो गिर गई, जैसे ही उनकी डिमांड गिर गई तो अगेन उनका माल बिकना बंद हो गया। बंद होते ही अगेन दे स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन देयर व्हाट, फैक्ट्रीज। मोर मार्केट फॉर व्हाट, ब्रिटिश गुड्स। मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स का मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया ताकि जो भी उनके गुड्स है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इजिली पहुंचाया जा सके। सो अगेन bringing of railways by the what Britishers was again for their self interest, so that they can easily transport what raw materials to the what ports, and then from ports to what their country, and वही ports क्या करते थे, पोर्ट्स में फिर से क्या करते थे, वापस से इंपोर्ट ऑफ गुड्स करवाते थे खुद का, एंड दे वुड सेल इट वेयर इन इंडिया। एंड उनको कहीं पे भी पहुंचाना हो तो दे मेड एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन वेरी इजी फॉर देम, दे मेड ट्रांसपोर्टेशन वेरी इजी फ्रॉम देम बाय बिल्डिंग अप व्हाट, रेलवेज। तो देखिए, एन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स to different parts of the country. As a result, the size of the market for the low-cost British product expanded, while it started shrinking for the high-cost Indian products. This led to again what? Decay of industry in India. लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो होती है जो मशीनरीज वगैरह बनाती है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन चाहिए, तो जो फैक्ट्री एक्सरे मशीन बनाती है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। दैट जो भी एक्सरे मशीन बनाती है वो फैक्ट्री किस में आती है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री में आती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्रेन्स वगैरह चाहिए, तो कोई ना कोई फैक्ट्री तो क्रेन्स बनाती होगी ना, तो वो क्रेन्स किस में आती है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री which makes machines, which makes what, machines, and machines in terms helps you to make what, consumer goods. इज ओके। तो इंडिया में देखिए ये जो भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री सेट करने में तो बहुत पैसे लगते हैं। डू यू थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स वो सो रिच? नो। तो इंडियन इन्वेस्टर्स के पास तो पैसे ही नहीं थे कि उन लोग कैपिटल गुड इंडस्ट्री सेटअप किया जाए। तो इंडिया में डेफिनेटली देयर वाज लैकिंग ऑफ मशीन्स। अब मशीन्स ही नहीं है तो क्या आप फैक्ट्री सेटअप करोगे छोटी छोटी? नहीं। तो और अगर आप फैक्ट्री सेटअप नहीं करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाओगे। एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो अगेन क्या हो जाएगा, पूरे कंट्री में क्या छा गया था, अनएम्प्लॉयमेंट छा गया था, एंड अगेन दोस क्रिएटेड बिग प्रॉब्लम्स फॉर व्हाट, द इंडियन इकोनॉमी। There were hardly any capital good industry. It required huge capital, so Indian investors could not invest to help further industrialization in India. Capital good industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for what, current consumption. हाँ, ये टाटा आयरन वगैरह ने कुछ सेट किया था, so there were few of them who could take the advantage उस वक्त, but majority of the population could not. तो टाटा ने अपने एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जरूर उस वक्त सेटअप की थी। ठीक है। लिमिटेड रोल ऑफ व्हाट, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट, बट उस वक्त तो इंडियन गवर्नमेंट वाज बीइंग रूल्ड बाय हुम, द ब्रिटिशर्स। तो डेफिनेटली जो ब्रिटिश रूलर्स चाहते थे वही इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, सेम टू सेम। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो उस वक्त पब्लिक सेक्टर था, भला वो इंडियन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर इज नथिंग बट इंडियन गवर्नमेंट, बट अगेन उसको रूल तो कौन करा था, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्हीं सेक्टर्स पे ध्यान देते थे जिनसे उनका गुड्स को मार्केट रीच करने में क्या हो, आसानी हो, या उनके मार्केट को बढ़ाने में क्या हो, आसानी हो। सो दे वुड ओनली फोकस ऑन दो सेक्टर्स विच वुड हेल्प द ब्रिटिशर्स to expand into the market for the British goods. तो देखो, another significant drawback of the new industrial sector was very limited area of the operation of what, public sector. This public sector remained confined only to railways. तो रेलवेज के हेल्प से उन्होंने क्या किया, अपना जो भी ब्रिटिश गुड्स था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पहुंचा दिए। तो उन्हीं सेक्टर्स पे लोग ध्यान देते थे जिनसे ब्रिटिशर्स को फायदा हो। जिन सेक्टर्स में ब्रिटिश को फायदा नहीं था तो उन लोग उन सेक्टर्स पे ध्यान नहीं देते थे। तो देखो उन लोग ने रेलवेज पे क्यों फोकस किया, ताकि ब्रिटिश गुड्स जो है वो चप्पे चप्पे ऑफ द कंट्री में पहुंचा सके। पावर जनरेशन, उनकी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह इंडिया में भी सेटअप थी, तो वहां पे पावर तो चाहिएगा ना वो मशीन्स को दौड़ाने के लिए। दैट इज वाई दे पुट फोकस ऑन द व्हाट, पावर जनरेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब टेलीग्राफ।
तो लॉ एंड ऑर्डर, तो देखो कोई भी अगर उनको इंडिया को रूल करना था तो डेफिनेटली दे हैड टू मेंटेन व्हाट लॉ एंड ऑर्डर। तो कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के बिना तो आप लॉ एंड ऑर्डर को सेटअप ही नहीं कर पाओगे। तो उनका कम्युनिकेशन यानी कि टेलीग्राफ सेटअप करने के बिहाइंड भी सेल्फिश इंटरेस्ट था, ताकि आराम से उन लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। पोर्ट्स, पोर्ट से ही तो गुड्स को क्या करते थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगेन उन्होंने किस पे फोकस किया, पोर्ट्स। तो देखिए इन्होंने बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स वगैरह में ही फोकस किया, ताकि उनको आसानी हो इंडिया को रूल करने में या ब्रिटिश गुड्स को बेचने में उनको आसानी हो। बाकी जो भी सेक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल एविएशन और टेलीकॉम, तो उस वक्त था नहीं, फिर भी बहुत हल्का फुल्का, या आयरन एंड स्टील सेक्टर, उन पे इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। पेपर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, उन्होंने यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट हो रहा था इससे फर्दर नहीं हो रहा था। तो जो जो सेक्टर्स से उनके इंटरेस्ट को क्या मिल रहा था, फर्दरेंस मिल रहा था, या इंडिया को कंट्रोल करने में आसानी आ रही थी, वही वही सेक्टर्स पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स, रेलवेज, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, दो कंट्री के बीच में ट्रेड। तो अपने जानते ही है कि इंडिया वुड एक्सपोर्ट व्हाट, रॉ मटेरियल्स, एंड इंडिया वुड इंपोर्ट व्हाट, फिनिश गुड्स फ्रॉम वेयर, ब्रिटेन। इस ओके, तो ये तो अपने पढ़ ही चुके हैं। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल्स एंड नेट of raw materials and primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo। तो अपने क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे एज रॉ मटेरियल्स, रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट। On the other hand, it became net importer of what, finished goods reproduced by British industry such as finished consumer goods like cotton, silk। तो अपने क्या करते थे, इंपोर्ट के अपने क्या करते थे, सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो क्या करते थे, एंड उसकी जो भी प्रोसेसिंग होती थी, उससे जो भी क्लोथ्स वगैरह बनते थे या जो भी कंज्यूमर गुड्स बनते थे, वो क्या वापस से इंडिया में क्या हो जाते थे, इंपोर्ट हो जाते थे। एंड जो भी कैपिटल गुड्स की भी रिक्वायरमेंट जो इंडियन इन्वेस्टर्स को होती थी, वो भी क्या होता था, इंपोर्ट ही होता था फ्रॉम वेयर, दी ब्रिटेन। मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होता था, मेजॉरिटी कंट्रोल, मेजॉरिटी में किसका कंट्रोल था, अगेन ब्रिटिशर्स। तो दे, उनकी जो ट्रेडिंग थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर व्हाट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो भी टोटल इंडिया का जो भी टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट था, 50% तो किसका हिस्सा था, उसमें 50% तो कौन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे। सो मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन ओनली ड्यू टू द मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। फिर बोला जा रहा है कि इजिप्ट में एक सुएज कैनल खुला, तो उस सुएज कैनल के चक्कर में क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स कुड रीच मोर ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि एक अच्छा खासा उनको मार्केट मिल रहा है वाया सुएज कैनल, कि उन लोग मिडिल ईस्ट वगैरह में जाके अपने गुड्स को बेच सकते हैं। तो अगेन इससे भी उन लोग ने क्या किया, तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर गुड्स बेचना है वहां पे मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो उनको तो अगेन मोर ऑफ इनपुट्स इज रिक्वायर्ड, ताकि उन लोग आउटपुट और जनरेट करें एंड उस फर्दरेंस ऑफ आउटपुट को क्या कर पाए, मिडिल ईस्ट में बेच पाए। तो अगेन दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इंडिया फॉर व्हाट, रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे सुएज कैनल खुला, तो ब्रिटिशर्स को और भी मार्केट्स मिल गए, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में और भी मार्केट्स मिल गए, जिसके कारण अगेन ब्रिटिशर्स ने अपना जो भी रॉ मटेरियल्स इंडिया से था वो और भी ज्यादा ले जाना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स व्हाट, ब्रिटेन, ताकि उन लोग मोर आउटपुट जनरेट कर पाए, ताकि उसको फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बेच पाए। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऑफ व्हाट, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये तो पता ही है, अगर अपने चीप रॉ मटेरियल्स तो यहाँ से ले जाते थे, एंड क्या करते थे, हायर प्राइस गुड्स को क्या करते थे यहाँ पे फिर बेच जाते थे, और जो भी प्रॉफिट होती थी दोज वर अगेन वर ट्रांसफर्ड टू व्हाट, ब्रिटेन। तो ड्रेन, तो डेफिनेटली इंडियाज वेल्थ गॉट स्लोली ड्रेन्ड टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स द ब्रिटेन। तो एक्सपोर्ट सरप्लस, प्रॉफिट मेड ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज व्हाट, वॉर एक्सपेंसेस। तो बोला जा रहा है कि इंडिया से जो भी कमाई करती थी, एंड ब्रिटिश वाज फाइटिंग अगेन बिग बिग वॉर्स विद अदर कंट्रीज आल्सो, फॉर एग्जांपल जापान वगैरह। तो डेफिनेटली अगर वॉर पे भी ब्रिटिशर्स लोग इन्वॉल्व थे, तो पैसे की तो रिक्वायरमेंट थी ना। हाउ कैन यू फाइट अ वॉर विदाउट व्हाट, मनी। तो अगेन, तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट की जो भी प्रॉफिट होती थी, दे वुड यूज दैट प्रॉफिट इन फाइटिंग वॉर्स विद द व्हाट, अदर कंट्रीज। इट्स ओके। तो फॉरेन ट्रेड में तीन है, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स। दूसरा क्या, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होता था 50%
में उनका 50% से ज़्यादा हिस्सा उन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में किसका होता था? ब्रिटिशर्स का होता था। तीसरा, जो भी इंडिया में उन लोग कमाई करते थे, जो भी प्रॉफिट होती थी, वो क्या करते थे? इधर उन लोग खुद ले जाते थे या खुद का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगा देते थे या खुद की वॉर फाइट करने में लगा देते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। देखिए परफॉर्मेंस ऑफ सेक्टर्स देख चुके हैं, 3 सेक्टर्स देखे अपने ने। एक तो देखा एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा क्या देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा क्या देखा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो सेक्टर्स के परफॉर्मेंस देख चुके हैं। अब ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए इंडिकेटर्स ऑफ चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपनी? इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन इज बेसिकली द स्टडी ऑफ व्हाट? पॉपुलेशन। तो अपने पॉपुलेशन के बारे में अब इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। सो डेमोग्राफी मीन्स दी व्हाट? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया का जो सेंसस का मतलब है पॉपुलेशन काउंटिंग 1891 में स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? 1891 में स्टार्ट हुआ। 1891 से स्टार्ट हुआ एंड एवरी 10 इयर्स में ये होते हुए आया। सो 1881 फर्स्ट हुआ था, फिर 1891, फिर 1901, फिर 1911, 1921 एंड सो ऑन। तो पहली बार सेंसस कब कैरी हुआ? 1881। तो प्लीज सी, मैंने अगर गलती से भी बोल दिया होगा तो सेंसस कब स्टार्ट हुआ देखिए 1881, देन नेक्स्ट वाज 1891 एंड देन इट वाज 1901, फिर क्या था 1911 एंड देन इट वाज व्हाट 1921 एंड सो ऑन। 1881 से 1891 पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन 1891 से 1901 में पॉपुलेशन की गिरावट आई बाई 4 lakhs अप्रोक्सीमेटली। सो 1881 से 1891 तो पॉपुलेशन बढ़ी, 1891 से लेकिन 1901 में पॉपुलेशन की गिरावट आई 4 लाख। 1901 से 1911 भी पॉपुलेशन बढ़ी and it rose by approximately 1.4 crores. It rose by approximately 1.4 crores and फिर 1911 से 1921 में लेकिन वापस से पॉपुलेशन गिरी बाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 7 लाख। एंड 1921 के बाद तो आपका पॉपुलेशन हमेशा ग्रो ही किया है। तो आपका बुक क्या बोल रही है कि देखा जाए तो डेमोग्राफिक कंडीशन विथ रिगार्ड्स टू पॉपुलेशन को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं एंड दी ब्रेकिंग जो भाग डिसाइड कर रहे हैं दैट इज प्री 1921 एंड पोस्ट 1921। प्री 1921 पॉपुलेशन बढ़ रही थी, घट रही थी, लेकिन पोस्ट 1921 तो हमेशा पॉपुलेशन बढ़ाई है। इसलिए ईयर ऑफ 1921 को देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए ईयर ऑफ व्हाट? ग्रेट डिवाइड। तो 1921 is the year of great divide. Why? Because prior to 1921 population was increasing, decreasing, but after 1921 the population of India has always what? Grown. So again 1891 से 1901 में population बढ़ी, 1881 से 1891 तक population बढ़ी, 1891 से 1901 population घटी by 4 lakh, 1901 से 1911 तक पॉपुलेशन बढ़ी बाई 1.4 करोड़ अप्रोक्सीमेटली एंड 1911 से 1921 अगेन पॉपुलेशन गिरी बाई 7 लाख। बट 1921 के बाद तो आपका क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ा ही बढ़ा है। तो 1921 इज नोन एज द व्हाट? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो देख लेते हैं डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो फर्स्ट कलेक्टेड। तो 1 मार्क के लिए पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम कब सेंसस कैलकुलेशन हुआ था? दैट इज 1881। दैट इज व्हाट? 1881। Subsequently, every 10 years, such census operations were carried out. Before 1921, India was in first stage of demographic transition. Demographic transition. So first stage is before 1921 and second stage is after 1921. Again, before 1921 population में fluctuation आ रही थी, लेकिन 1921 के बाद population बढ़ी है. The second stage of transition began after 1921. That is the year of Great Divide. देखिए और क्या लिखा हुआ? High birth rate for every 1000 population. 48 का क्या हो रहा था? Every year जन्म हो रहा था एंड फॉर एवरी 1000 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एवरी ईयर 40 के क्या हो रही थी? डेथ हो रही थी। सो फॉर एवरी 1000 पर ईयर 48 का क्या हो रहा था? बर्थ हो रहा था। फॉर एवरी 1000 40 का क्या हो रहा था? डेथ हो रहा था। तो 48 इन हो रहा था पॉपुलेशन में फॉर एवरी 1000 एंड उसी 1000 के पॉपुलेशन में 40 क्या हो जा रहे थे आउट। तो सर्वाइवल रेट वाज 8। सर्वाइवल रेट वाज 8। तो ये सर्वाइवल रेट 8 कैसे निकाला हूं? बर्थ रेट माइनस व्हाट? डेथ रेट। बर्थ रेट माइनस व्हाट? डेथ रेट। तो इससे एक इक्वेशन निकल के आ जाता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट विल गिव यू व्हाट? सर्वाइवल रेट। सो फॉर एवरी 1000 इन अ ईयर 48 का बर्थ हो रहा था। फॉर एवरी 1000 इन अ ईयर 40 का क्या हो रहा था? डेथ। तो नेट नेट निकाल लो। 8 का क्या था? सर्वाइवल था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि उम्र, आयु, उम्र ऑन एन एवरेज
एक पर्सन की आयु कितनी थी? 32 ईयर्स। कितनी थी? 32 ईयर्स। लेकिन आज देखो लगभग कितनी हो गई है? 60 ईयर्स। तो प्री इंडिपेंडेंस में एवरेज में एक पर्सन की एवरेज एज कितनी थी? 32। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एज ऑफ अ पर्सन 32 ईयर्स। अब कितनी है? 66 ईयर्स। अगेन अभी इतना चेंज हो गया क्योंकि उस वक्त हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे उतना फोकस नहीं किया जाता था, ना अवेयरनेस थी। आज के दिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इजिली अवेलेबल है एंड अवेयरनेस भी है। लिटरेसी रेट देखिए, ओनली 16% ऑफ द पीपल वर लिटरेट, दे कुड रीड एंड व्हाट राइट। ओनली 16% ऑफ द पॉपुलेशन दैट टाइम कुड रीड एंड राइट। एंड उसमें फीमेल में भी देखिए, फीमेल में तो ओनली 7% है। फीमेल में तो ओनली 7% है। तो फीमेल की तो अवस्था और भी बहुत खराब थी। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि जो भी बच्चे जन्म हो रहे थे एंड बिफोर दे कुड रीच द एज ऑफ 1, इन्फेंट इज बेसिकली 0 to 1। एज वाइज क्या होता है? इन्फेंट इज 0 to 1। तो जो भी बच्चे का क्या हो रहा था, जो भी बच्चे का जन्म हो रहा था एंड बिफोर दे कुड रीच एज ऑफ 1, फॉर एवरी 1000 किड्स, देखिए 218 की डेथ हो जा रही थी। 218 की क्या हो जा रही थी? डेथ हो जा रही थी। एंड ओनली देखिए 42, आज के दिन कितना है? ओनली 42 डेथ है। तो प्री इंडिपेंडेंस में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते थे बिफोर दे कुड रीच द एज 1, उसमें से 218 की डेथ हो जा रही थी। और आज के दिन देखिए कितने की डेथ होती है? बस 42। सो अगेन वही है आपके, क्या बोल रहा हूँ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली देखिए उस वक्त 72.7% ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड। एंड अमेरिका में देखिए उस वक्त सिर्फ कितना परसेंट हुआ था? 2%। इसलिए अपने बैकवर्ड है, इसलिए अपने बैकवर्ड थे। सो एग्रीकल्चर में 72.7% आपका क्या है? एम्प्लॉयड है। फिर देखिए सर्विस सेक्टर में देखिए, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में कितना है? 10.1 और सर्विस सेक्टर में कितना है? 17.2। तो आपसे ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूछ सकता है, 100% का ब्रेकअप पूछ सकता है। तो एग्रीकल्चर में अप्रोक्सीमेटली 72.7, फैक्ट्रीज यानी कि सेकेंडरी में कितना है? 10.1 एंड आपका सर्विस में कितना है? 17.2। और बोला देयर वाज एन अनबैलेंस ग्रोथ एंड रीजनल वेरिएशंस ऑफ द व्हाट इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एज अ कंट्री एज अ होल डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कहीं कहीं प्राइमरी सेक्टर में इंक्लिनेशन था, कहीं कहीं टर्शियरी में इंक्लिनेशन था, तो कहीं कहीं किसमें इंक्लिनेशन था? सेकेंडरी में। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, दे वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स व्हाट? प्राइमरी सेक्टर, और वहीं पे उनकी ग्रोथ थी। बट व्हेन इट कम्स टू वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दे वर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स व्हाट? प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, दे वर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट? सेकेंडरी। तो यही बोल रहा है अनबैलेंस्ड था कि कुछ कुछ स्टेट्स प्राइमरी में ग्रो कर रहे थे, तो कुछ कुछ स्टेट्स कहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे? सेकेंडरी। लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बोला जा रहा है कि वाई द ब्रिटिशर्स बिल्ड द व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखोगे ब्रिटिश ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया वो अगेन सेल्फिश इंटरेस्ट उसके बिहाइंड था। सो दे वर ओनली डूइंग फॉर व्हाट? सेल्फ इंटरेस्ट। अगेन बोला कि रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वर नॉट फिट फॉर व्हाट? मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। तो रोड्स बिल्टअप भी किए होंगे तो अच्छी क्वालिटी के रोड्स थे नहीं, एंड उनका रोड्स बनाने का एक ही था कि आराम से इंडियन मिलिट्री को क्या किया जाए? गैदर किया जाए, कभी भी उनको दरकार हो। सो द होल रीजन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द व्हाट? आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट व्हाट? तो उनका दो ही काम था, इधर आर्मी मोबिलाइज करने के लिए हेल्प मिल जाए तो उन्होंने रोड्स बना दिए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेयर? इंडिया टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन टू व्हाट? इंडिया, जो फिनिश गुड्स वापस लेके आते थे। फिर बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन को थोड़ा बिल्टअप किया गया। अगेन मैंने बोला कि विदाउट कम्युनिकेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि टाइमली उनके पास इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशन यानी कि टेलीग्राफ सेक्टर को ग्रो किया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे तो बात हो ही चुकी है, ताकि सारे ब्रिटिश गुड्स चप्पे चप्पे ऑफ दी कंट्री पहुंच जाए। एंड बोला देयर वाज ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम समझते हो ना, कि गुड्स के बदले में गुड्स, लेकिन वो अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया था इंडिया में। एंड जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही थी दैट इज फॉर मनी ही हो रही थी। बस ओके। एंड यहाँ पे इसमें यही लिखा हुआ है कि अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बिल्टअप किया ब्रिटिश ने? अगेन सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ग्रो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया। एंड देयर वाज नो कंसर्न फ्रॉम देम ऑन टुवर्ड्स द व्हाट? इंडियन पॉपुलेशन। बस ओके। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू।